नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है चंद्र योगा अध्याय। इसके साथ साथ सूर्य का भी अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों अध्यायों में आप यह देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का जो संबंध बन रहा है उसको हमारे आचार्यों ने क्लासिकल टेक्स्ट में बता रखा है। उसका जीवन में क्या फल मिलता है इसके बारे में भी बताया जा चुका है। तो विभिन्न टीकाओं में चंद्र योगा अध्याय 38 के अंतर्गत आता है। किसी टीका में आगे पीछे होगा, मतलब अलग अलग टीकाएं हैं, तो किसी में अध्याय 38 में आएगा, किसी में अलग अध्याय में भी आ जाता है। परंतु आप चंद्र योगा अध्याय पर ध्यान रखें कि अर्थात चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का जो योग बन रहा है वह किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करेगा, इसका अध्ययन इस चंद्र योगा अध्याय में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो योग दिया गया है वह अल्प मध्य उत्तम योग की बात की गई है। अल्प मध्य उत्तम योग में होता यह है कि सूर्य को देखिए, सूर्य जिस राशि में बैठा है वहां से चंद्रमा यदि 1, 4, 7, 10 अर्थात सूर्य जिस राशि में बैठा उसी राशि में चंद्रमा बैठ जाए, या उससे चौथी राशि में चंद्रमा बैठ जाए, या उससे 7वीं राशि में चंद्रमा बैठ जाए, या उससे 10वीं राशि में चंद्रमा बैठ जाए। उदाहरण स्वरूप यदि सूर्य मेष राशि का है तो चंद्रमा मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि और तुला राशि, इन 4 राशियों में बैठा हो तो यह केंद्र संबंध हो गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में। यदि ऐसा केंद्र का संबंध बन रहा हो तो इसको आचार्यों ने बोला है अल्प सुख देने वाला, अर्थात इसमें जो सुख व्यक्ति को मिल रहा है वह अल्प मात्रा में मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है। यह सुख का एक प्रकार से निम्नतम स्तर व्यक्ति के जीवन में मिल रहा है। और किस चीज का यह सुख है? तो वह है धन का, बुद्धि का और यश का। अर्थात सूर्य और चंद्रमा यदि एक दूसरे से केंद्र में है तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी किसी की कुंडली उठाइए, देखिए तो यह कुंडली की बारीकी हो गई, बारीकी से अध्ययन करिए। अगला जो स्टेज है वह है जब सूर्य से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में या एकादश भाव में चंद्रमा बैठता हो, तो फिर व्यक्ति को जीवन में धन, बुद्धि और यश का मध्यम सुख मिलता है। पहले न्यून था, अल्प था, और अब मध्यम हो गया। थोड़ी उत्तम स्थिति बनी, जैसे कि द्वितीया का चांद देखना बड़ा शुभ कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से समझें। और यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो संबंध बन रहा है वो आपोक्लिम भाव से बन रहा हो, अर्थात सूर्य जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वहां से चंद्रमा तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव में जाता हो तो यह सबसे उत्तम स्थिति हो गई। इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में धन, बुद्धि, यश, इन सब का उत्तम सुख मिलेगा। अर्थात यहां से हमें समझ लेना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब भी आप किसी की कुंडली देखिए तो यदि इनके बीच में 3, 6, 9, 12 का संबंध बन रहा हो तो यह व्यक्ति के जीवन में उत्तम सुख प्रदान करने वाला योग हो गया। और इसको आप ऐसा समझिए कि चंद्रमा को आप माता पार्वती का रूप समझिए, सूर्य को आप साक्षात शिव जी का रूप समझिए, और जो केंद्र के स्थान होते हैं वह एक प्रकार से शक्ति का संघर्ष होता है। जो केंद्र होते हैं वह शक्ति के संघर्ष के स्थान हैं। इसलिए जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं तो वह एक प्रकार से अपनी शक्ति को लेना चाहते हैं, दूसरे के तुलना में एक प्रतिस्पर्धा उनमें होती है। और इस कारण से जरा विचार करिए कि यदि किसी के जीवन में स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच में संघर्ष स्थापित हो जाए तो फिर उसको सुख कहाँ मिलेगा। और इसके विपरीत जब इनके बीच में अपोक्लिम का संबंध बन रहा है, 3, 6, 9 और 12, तो आप ऐसा विचार करिए कि 3 का अर्थ है कि सूर्य के से तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा चला गया तो इसका अर्थ है कि स्त्री वहां पर पुरुष को बल प्रदान कर रही है।
छठे में चला गया तो वह भी बात हो गई कि स्त्री एक प्रकार से सेवा कर रही है और बल प्रदान कर रही है। नवम में चला गया तो यह समझिए कि स्त्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और द्वादश में चला गया तो आप यह समझिए कि स्त्री पुरुष को फॉलो कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है, और ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सुख की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जब भी किसी की कुंडली देखें तो उसमें सूर्य और चंद्रमा के मध्य बनने वाले इन संबंधों को अवश्य देखें। इससे व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले सुख का ज्ञान आपको हो जाएगा और व्यक्ति कितना इमोशनली मैच्योर्ड है, उसके जीवन में आत्मा का, मन का आपस में कितना कॉन्फ्लिक्ट है और वह कॉन्फ्लिक्ट से कितना दूर है, यह सब बात आपको इन दोनों की आपस के संबंध से ज्ञात हो जाएगा। तो जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो आप यह समझें कि अगर कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के मन और आत्मा के बीच में संघर्ष बना रहता है। यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो संबंध बन रहा है वह 3, 6, 9, 12 का बन रहा है तो यह समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का मन और आत्मा के मध्य बहुत अच्छा कोरिलेशन है और यह व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो बड़े कन्विक्शन के साथ करता है। और यदि अन्य भाव में है तो इन दोनों के बीच का तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। यह तो एक विशेष बात हो गई। जब भी किसी की कुंडली खोलें तो इस पर सबसे पहले नजर जानी चाहिए। इसके बाद जो अगला योग आता है वह है कि दिन में जन्म। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म है, दिन में है या रात्र में है, कैसे जानेंगे? तो यह आप जानेंगे यदि कुंडली में सूर्य लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक, किधर से? 10वें की तरफ से, यानी कि लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम भाव में है, इन 6 भाव में है तो यह समझ लीजिए कि यह उदित गोलार्ध में आता है। और इस उदित गोलार्ध में यदि सूर्य है तो दिन का समय है, और यदि दिन के समय यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो आप यह देखिए कि चंद्रमा अपने नवमांश में हो, अपने अधिमित्र के नवमांश में हो। अधिमित्र मतलब कि उसकी परमानेंट फ्रेंडशिप और उसकी टेम्परेरी फ्रेंडशिप के माध्यम से आप अधिमित्र का ज्ञात करिए। और अधिमित्र के नवमांश में यदि चंद्रमा है, साथ ही साथ उस पर गुरु की दृष्टि है, तो जातक धनवान और सुखी होता है। यह कब होगा? जब व्यक्ति का जन्म दिन में हो, चंद्रमा अपने या अपने अधिमित्र के नवमांश में हो और उस पर गुरु की दृष्टि लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः धनवान होगा और सुखी होगा। और ठीक इसी प्रकार से यदि रात का जन्म हो, रात्रि का जन्म हो, चंद्रमा अपने या अपने अधिमित्र के नवमांश में बैठता हो और उस पर शुक्र की दृष्टि लग जाए, यदि शुक्र की दृष्टि लग जाएगी तो भी व्यक्ति धनी और सुखी हो जाएगा। यह योग कब होगा? जब रात्रि का जन्म हो। अर्थात इस कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य 7वें भाव, 6ठे भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, तृतीय भाव और द्वितीय भाव में उपस्थित होना चाहिए। सूर्य जब इन भाव में उपस्थित हो, रात का जन्म हो, चंद्रमा अपने या अपने अधिमित्र के नवमांश में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि लग जाए, तो यह व्यक्ति को जीवन में धनवान बनाएगा और सुखी बनाएगा। तो यह एक गुरु और शुक्र के माध्यम से दिन और रात के भेद से जीवन में सुख की क्या अवस्था है, इसके बारे में एक आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। और यदि इसके विपरीत स्थिति हो, शुक्र की दृष्टि ना हो, तो फिर व्यक्ति के जीवन में धन की सुख नहीं होगा, सुख की कमी है, ऐसा समझिए। अगला जो योग है वह है अधियोग। अधियोग हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर अधियोग को चंद्राधियोग कहेंगे और यह योग तब बनेगा जब चंद्रमा से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में सभी शुभ ग्रह यानी बुध, शुक्र और गुरु बैठते हों, किसी भी रूप में बैठते हों, एक साथ बैठते हों, अलग अलग बैठते हों, मगर ये तीनों ग्रह 6ठे, 7वें, 8वें बैठते हों और इन पर किसी भी अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं हो, तो फिर यह योग में उत्पन्न व्यक्ति बलवान होता है,
राजा का प्रिय होता है, राज्यमान होता है, मंत्री अथवा सेना नायक होता है। तो ये सेना नायक कब बनेगा व्यक्ति? जब चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में तीनों शुभ ग्रह उपस्थित हों और उन पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं लगती हो। इसको चंद्राधि योग कहते हैं। इस योग को चंद्राधि योग कहते हैं। इसी प्रकार से जो अगला योग है वह है उत्तम मध्य और अल्प धन योग। यह देखना है कि चंद्रमा से उपचय स्थानों में, उपचय स्थान कौन से होते हैं? तो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इनको वृद्धि भाव भी कहते हैं। तो वृद्धि भाव या उपचय स्थान में यदि चंद्रमा से इन 4 स्थानों में, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, इन 4 भावों में यदि सभी शुभ ग्रह बैठते हो, यानी बुध, गुरु, शुक्र, ये तीनों ग्रह इन स्थानों में बैठते हो तो व्यक्ति महाधनी होगा। यदि 2 ग्रह बैठते हो तो व्यक्ति महाधनी से थोड़ा कम धनी होगा, और यदि एक शुभ ग्रह बैठता हो तो भी व्यक्ति धनवान होगा। परंतु कोई भी शुभ ग्रह ना बैठता हो तो फिर यह धन के लिए अच्छी स्थिति नहीं हुई, यानी कि व्यक्ति को धन की समस्या आ सकती है। अगला बड़ा ही प्रसिद्ध योग है, उसको बोलते हैं सुनफा, अनफा और दुर्धरा। इसमें कहा जाता है कि सूर्य को छोड़कर, देखिए अब यहाँ पर सुनफा, अनफा, दुर्धरा में बहुत विशेष याद रखना है आपको कि अब आपको सूर्य को नहीं गिनना है और राहु केतु को भी नहीं गिनना है। आपको गिनना है अन्य 5 ग्रहों को, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठता हो तो उसको सुनफा योग कहते हैं, और चंद्रमा से यदि द्वादश भाव में ग्रह हो तो उसको अनफा योग कहते हैं, और यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में और द्वादश भाव में ग्रह बैठे हों तो इसको कहते हैं दुर्धरा योग, यानी कि दोनों राशियों, दोनों तरफ दुर्धरा, यानी दोनों तरफ ग्रह धरे हुए हैं। धरे हुए मतलब पकड़े हुए हैं, उन ग्रहों ने चंद्रमा को लॉक कर रखा है, दुर्धरा। सुनफा योग हो अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह बैठता हो तो ऐसा व्यक्ति, क्लासिकल टेक्स्ट कहती हैं कि व्यक्ति राजा होता है, राज्यमान होता है, मतिमान होता है। मतिमान मतलब बुद्धिमान होता है, धनी और विख्यात होता है, और सुनफा योग में उत्पन्न जातक अपने बाहुबल के प्रयोग से धन का अर्जन करता है, अर्थात सामान्य सुखी व्यक्ति है। अनफा योग में उत्पन्न जातक भी राजा, रोग से रहित, उसको रोग नहीं है, स्वस्थ है व्यक्ति, सुशील, विख्यात और कीर्ति युक्त होता है, सुंदर और समस्त सुखों से युक्त होता है। और यदि दुर्धरा योग कुंडली में है तो फिर व्यक्ति सुखी है, दाता है, लोगों को दान देता है, वाहन आदि से परिपूर्ण होता है, यानी कि काफी संपन्न स्थिति व्यक्ति के लिए हो गई, और कुशल नौकर वाला होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जो नौकरी करने लोग आ रहे हैं वो भी बड़े स्किलफुल आ रहे हैं। स्किलफुल आ रहे हैं मतलब ऐसा व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि वह अपने अंडर में स्किलफुल लेबर भी रखता है। इस स्तर का आदमी है, मतलब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो गया। अब चंद्रमा से एक बहुत महत्वपूर्ण योग है जो कि किसी भी कुंडली में देखे जाना बहुत आवश्यक होता है, और सभी ज्योतिषी इस बात पे बहुत ही अलर्ट होकर के इस योग को देखते हैं। इस योग का नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम की योग की चर्चा हमने इसके पहले भी एक वीडियो में कर रखी थी, उसका आज मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, परंतु यह केमद्रुम योग जो है यह विशेष प्रचलित है, ज्योतिषियों के मध्य में बड़ा ही प्रयोग किए जाने वाला योग है। तो केमद्रुम योग कैसे बनता है जानते हैं। केमद्रुम योग में चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से आगे पीछे कोई भी ग्रह न बैठता हो, और यदि बैठे तो सिर्फ सूर्य बैठे। तो सूर्य को यहाँ पे हमें नगण्य गिनना है, सूर्य का कोई अर्थ नहीं, दोनों ल्यूमिनरीज हैं। तो चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी पंच तारा ग्रह नहीं है। कौन नहीं है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यह ग्रह, यह 5 ग्रह न तो चंद्रमा के साथ है, न तो चंद्रमा से आगे हैं, और न ही चंद्रमा से पीछे हैं। अथवा लग्न से केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठता हो तो फिर
ऐसे योग को केमद्रुम योग कहते हैं। और ऐसा भी समझिए कि चंद्रमा से भी यहाँ पर केंद्र में भी कोई ग्रह न बैठे तो भी आप विशेष रूप से समझे रहिएगा। तो ऐसे योग में उत्पन्न होने वाला जातक बड़ा ही निंदित होता है, बुद्धि और विद्या से हीन होता है और दरिद्र कहा गया है, दरिद्र होता है और आपत्ति से युक्त होता है। इसके जीवन में आए दिन कोई न कोई आपत्ति विपदा आई रहती है, बेचारा बड़ा परेशान रहता है। अर्थात चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह हो तो सबसे अच्छी बात है, चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह नहीं है तो ये समस्या की बात है। और चंद्रमा से आगे पीछे ग्रह नहीं है तो फिर केंद्र में देख लीजिए, केंद्र में कोई ग्रह बैठ जाए तो भी वो कहीं ना कहीं बचा लेता है। तो देखिए चंद्रमा हमारा जो होता है वो मन का कारक होता है और चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह ना होना, चंद्रमा से केंद्र में किसी ग्रह का ना होना, यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का मन भटकता रहता है और भटकते हुए मन को आश्रय जब न मिलेगा तो फिर वह विक्षिप्त व्यक्ति को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अर्थात व्यक्ति को विक्षिप्त भी कर सकता है। ऐसी भी संभावना बनती है। वो कब होगा? जब आए दिन व्यक्ति के जीवन में कोई नई नई मुसीबत आती रहेगी, बेचारा परेशान रहेगा। इसलिए केमद्रुम योग बड़ा ही एक अच्छा नक्षत्र नहीं है, अच्छा योग नहीं है और इससे व्यक्ति जीवन में सचमुच बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी कुंडली देखिए तो यह इस बात का ख्याल रखें कि चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उससे केंद्र में कोई ग्रह बैठता हो तो फिर केमद्रुम योग नहीं बनेगा, अन्यथा केमद्रुम योग बनने का बहुत बड़ा योग बन जाता है। चंद्रमा के द्वारा जो भी मैंने जिन योगों की बात की, अगर चंद्रमा के द्वारा यह जो योग बनते हैं, इनकी जो बात मैंने अभी की, यह योग यदि व्यक्ति की कुंडली में हो तो ये सभी कुंडली के अच्छे और बुरे योगों के ऊपर हावी हो जाते हैं और उनसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जब केमद्रुम योग होगा तो फिर कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग आप देखते रह जाएं, वह राजयोग फलित होने में समस्या आ जाती है। इसलिए कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यदि कोई है तो वह है चंद्रमा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसी अध्याय में जो अगला अध्याय, इसी क्रम में जो अगला अध्याय आता है उस अध्याय का नाम है सूर्य योगा अध्याय। यह विभिन्न टीकाओं में अध्याय 39 के माध्यम से बताई गई है। इसमें सूर्य से संबंधित जो योग बनते हैं उनको बोला जाता है वेसी, वासी और उभयचरी। वेसी, वासी और उभयचरी। तो ये कहा गया कि चंद्रमा को छोड़ करके अन्य पंच तारा ग्रह जो हैं वह सूर्य से द्वितीय भाव में बैठते हो तो वेसी नाम का योग होता है। सूर्य से द्वितीय भाव में यदि आप पंच तारा पाएं, अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यदि सूर्य से द्वितीय भाव में है तो फिर यह योग जो है सामान्यतः आप पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में वेसी योग का निर्माण हो गया। और यदि सूर्य से द्वादश भाव में यह पंचतारा में से कोई भी एक ग्रह बैठ जाए तो इसको वासी योग कहेंगे, इसको वोसी योग कहेंगे। वोशी, वोशी, वेसी, वोसी। वेसी द्वितीय भाव, वोसी द्वादश भाव में ग्रह बैठ जाए, पंचतारा में से कोई भी एक ग्रह बैठ जाए तो वेसी और वोसी नामक योग होते हैं। और यदि दोनों भाव में यानी सूर्य से आगे भी ग्रह बैठता हो, सूर्य से पीछे भी ग्रह बैठता हो तो ये उभयचरी योग हो गया। यानी उभयचरी मतलब उभय का अर्थ है दोनों तरफ, तो उभयचरी दोनों तरफ चलने वाले ग्रह। तो दोनों तरफ अगर ग्रह हैं तो ये उभयचरी योग हो गया। तो वोसी योग में उत्पन्न जातक समदृष्टि, सब में समान दृष्टि रखने वाला, सत्यवादी, स्थूल शरीर, आलसी और सुखी होता है। स्वल्प वित्त वाला, अर्थात पैसा तो होता है, इसका धन कम होता है। और वोसी योग में उत्पन्न जातक कार्यों में दक्ष होता है। कोई भी कार्य यदि उसको दी जाएगी तो उस कार्य को अच्छे से करेगा। दाता होता है, दानवीर होता है, यशस्वी होता है। जो दान देगा उसको यश आएगा ही आएगा। और विद्या एवं बल से युक्त होता है। और उभयचरी योग में उत्पन्न जातक राजा और राजा के तुल्य मतलब राजा के समान होगा और सुखी हो। और यदि ये समस्त योग शुभ ग्रहों से बने तो विशेष शुभ समझिए, परंतु यदि अशुभ ग्रह से भी बने तो पुस्तक कहती है अशुभ के लिए अशुभ फल समझने के लिए, परंतु इसको अशुभ ना समझिए, इसको भी समझिए कि ये एक प्रकार से
स्थायित्व ही प्रदान कर रहा था। ल्यूमिनरीज के आगे पीछे और उनके साथ में यदि कोई ग्रह बैठे हों, पंचतारा ग्रह बैठे हों, तो आप यह समझिए कि मन में एक ठहराव है, व्यक्ति के व्यवहार में एक ठहराव है, एक इमोशनल मैच्योरिटी है। और व्यक्ति के कुंडली में यदि आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है, उनसे केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, तो यह जीवन में बड़ा ही भटकाव देने वाला योग हो जाता है। फिर ये जीवन में कुंडली में बनी हुई समस्त राजयोगों का नाश करके जीवन में दरिद्रता और भटकाव का योग खड़ा कर सकता है। तो फिर आज हम लोगों ने बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योगों को जाना, और हमने यह भी जाना कि सूर्य और चंद्रमा का से संबंधित ग्रहों का योग कितना महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया यह योगों का ज्ञान आपको पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपने मेरा इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।